मेरे दोनों हाथ उसके सीने पर थे और उसके हाथ मेरे हाथों को दबाए चले जा रहे थे। उसके सीने और मेरे हाथों के दरमियान फूलों की नर्म व मुलायम पत्तियां थीं जो एक एक करके झड़ती जा रही थीं। मैंने वहां से हाथ हटा लेने की नाकाम सी कोशिश की। मैंने साफ तौर पर महसूस किया कि खानू मेरे हाथ से निकल गया है और मैं एक मर्द हूं जिसकी इस औरत को ज़रूरत है। मेरी सांसें उसकी सांसों से टकराने लगीं। अचानक बाहर किसी परिंदे के फड़फड़ाने और बोलने की आवाज़ आई। बड़ी प्यारी आवाज़ थी। ये कोई सुबह का परिंदा था। इस आवाज़ ने वो तलिस्म तोड़ दिया जिसमें से मैं निकलना चाहता था, लेकिन मेरी अपनी ही ज़ात में बैठा हुआ इंसान मुझे निकलने नहीं दे रहा था। परिंदे की आवाज़ ऐसी थी जैसे उसने मुझे कहा हो कि इस्मत की इस पुजारन ने तुम्हें नई जिंदगी दी है। सुबह हो गई है नूर, मैंने कहा। तुम जाओ, तुम उन लोगों की देवी हो और तुम मेरी भी देवी हो। सुबह का उजाला निखर आया था। उसने नूर के चेहरे को भी निखार दिया था। उसके गाल अंगारों की तरह दहक रहे थे। उसकी आंखें चढ़ी हुई थी जैसे मालूम नहीं वो कितनी कुछ शराब पी गई हो। उसमें शबे बेदारी का असर भी था। खानू, उसने जेरे लब बड़ी प्यासी आवाज में कहा, जाने का नाम ना लेना, मुझे तुम्हारी जरूरत है। वो उठी और यूं बाहर निकल गई जैसे हवा का एक झोंका एक तरफ से आकर दूसरी तरफ चला गया हो, लेकिन हवा का ये झोंका बड़ा ही गर्म और सहरा की रेत की तरह तप रहा था। मेरे जी में आई कि मैं उस पानी में जा डुबकी लगाऊं जहां बेशुमार मगरमच्छ रहते हैं। मैं ठंडा हो जाऊं और मगरमच्छ मुझे खा जाएं। मैं बाहर निकल गया। हवा सर्द थी। मेरा जहन कभी तो खाली हो जाता और कभी बहुत सी सोचें एक ही बार जहन को भर देती। फिर सारी सोचें इस एक सवाल में सिमट आईं, नूर को मेरी ज़रूरत है। मैं नहा धोकर फारिग हो चुका था। नूर अपने झोंपड़े में गहरी नींद सो चुकी थी। सूरज निकल आया था। मुझे हल्की हल्की सी गूंज और गरज सी सुनाई दी जिसे मैं बड़ी अच्छी तरह पहचानता था। यह हवाई जहाज़ की आवाज़ थी। यह आवाज़ करीब आती गई और फिर मुझे हवाई जहाज़ भी नजर आ गया। मैं जहां खड़ा था वहां एक तरफ तो ऊंची पहाड़ी थी, लेकिन दूसरी तरफ की पहाड़ी ज्यादा ऊंची नहीं थी। उस तरफ से मुझे दूर तक आसमान नजर आता था। हवाई जहाज घूमा और इस तरफ आया जिधर मैं खड़ा था। मैं एक दरख्त के नीचे हो गया। मेरे ऊपर आकर हवाई जहाज बाएं को घूमा और घूमता ही चला गया। वो इतनी सी बुलंदी पर था कि मुझे उसमें आगे और पीछे बैठे दो आदमी साफ नजर आ रहे थे। वहां से हवाई जहाज गोते में चला गया, फिर मेरी नजरों से ओझल हो गया। 1-2 मिनट के बाद मैंने उसे बहुत दूर से ऊपर उठते देखा। मैंने कान खड़े किए, लेकिन मुझे फायरिंग की आवाज़ नहीं आई। मैं समझ गया कि अंग्रेज़ अफसर जो धमकी दे गया था, अब वो धमकी पूरी की जा रही है। हवाई जहाज़ फिर मेरी तरफ आया और घूमकर फिर गोते में चला गया। मेरा ख्याल था कि अब ये फायरिंग करेगा, लेकिन वो दूर से उठा और फायरिंग की मुझे कोई आवाज़ सुनाई न दी। ऐसा ही एक और हवाई जहाज़ आ गया। उसे भी मैंने गोते में जाते देखा। ये जहाज़ जब ऊपर उठा तो कुछ देर के बाद मुझे हल्के से 2 धमाके सुनाई दिए। 1-आध मिनट के बाद मुझे दूर से सफ़ेद धुआं ऊपर उठता नजर आया। मैं समझ गया कि यह हवाई जहाज़ ने बम फेंके हैं और ये बम धुएं वाले हैं। कहानी आगे सुनाने से पहले मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ कि ये कौन से हवाई जहाज़ थे। ये दूसरी जंग अजीम से पहले के 2 परों वाले हवाई जहाज़ थे जिनकी इंतहाई रफ्तार 100 मील फी घंटा से कुछ ही ज़्यादा होती थी। अगर सामने की हवा तेज़ होती तो उनकी रफ्तार खासी कम हो जाती थी। पुलिस की ट्रेनिंग के दौरान हमें ये हवाई जहाज़ बड़े करीब ले जाकर बल्कि उनके अंदर बिठाकर दिखाए गए थे। ये बहुत नाजुक होते थे। उनका फ्रेम या ढांचा हल्की धात का होता था जिस पर कैनवस की किस्म का कपड़ा चढ़ा होता था। उस पर आहिस्ता से चाकू मारो तो कपड़ा फट जाता था। लेकिन अगली सीट पर पायलट बैठता था और पिछली सीट पर एक आदमी एक मशीन गन हाथ में लेकर बैठता था। यहाँ बहुत ही नाजुक हवाई जहाज़ थे। पहली जंग अजीम में इस्तेमाल हुए थे, लेकिन आजकल के हवाई जहाज़ों के सामने वो बच्चों के खिलौने लगते थे। इस हवाई जहाज़ के नीचे वाले पर के साथ बहुत छोटे छोटे बम भी लगाए जा सकते थे। एक बम का वजन 4-5 सेर से ज़्यादा नहीं होता था। उनमें ऐसे बम भी होते थे जो नीचे गिरकर फटते और सफ़ेद धुआं देते थे। मैंने जब जंगल से धुआं उठते देखा तो मैं जान गया कि इन जंगली कबाइल को डराने के लिए धुएं वाले बम फेंके गए हैं। अंग्रेज़ अफसर ने कहा था कि वो जंगल को आग लगा देंगे। उन जंगलियों को डराने के लिए धुएं वाले बम ही काफ़ी थे। हवाई जहाज़ चले गए। मैंने नूर को जगाना मुनासिब न समझा। जो मुहाफिज ऊपर रहते थे वो भागते दौड़ते आए। मैंने उन्हें रोक दिया कि वो अपनी देवी को ना उठाएं। वो बहुत डरे हुए थे। वो कहते थे कि ये हवाई जहाज़ जंगल को जला देंगे, फिर हम क्या करेंगे। मैंने उन्हें बताया कि डरने की कोई बात नहीं, ये जहाज़ यहाँ के एक दरख्त को भी नहीं जला सकते।
उन्हें तो मैंने तसल्ली देकर चलता किया, लेकिन मुझे फिक्र पैदा हुई कि इन लोगों के खिलाफ हवाई जहाज इस्तेमाल हुए तो मालूम नहीं इनका कितना जानी नुकसान हो। मैं सोचने लगा कि ऐसी सूरत में हमें क्या करना चाहिए। मैं तन्हा बैठा सोचता रहा। एक आदमी को बुलाकर कहा कि मेरे लिए कुछ ले आओ। वो लोग ताड़ी की किस्म की शराब खुद ही कशीद किया करते थे। वो आदमी मेरे लिए ये शराब ले आया और मैं पीने लगा। बहुत देर गुजर गई तो बूढ़े तांबे की पालकी आई। जब वो पालकी से निकला तो घबराहट से उसकी ऐसी हालत हो रही थी जैसे वो अपने पांव पर चलकर इतना कठिन फासला तय करके आया हो। मैंने उसे अपने पास बुला लिया और उसे कहा कि वो देवी के पास ना जाए, मेरे पास बैठो मुकद्दस तांबे। मैंने उसे बाजू से पकड़कर अपने पास बिठाते हुए पूछा, क्या तुम्हारा जादू इन हवाई जहाज़ों को रोक सकता है? नहीं, उसने डरे हुए लहजे में जवाब दिया। मेरे जादू की एक हद है, यह जादू राइफल से निकली हुई गोली और हवाई जहाज़ों को नहीं रोक सकता। तुम कुछ बता सकते हो कि हमें क्या करना चाहिए? मैंने उसे बताया कि ये जहाज़ बड़े नाजुक होते हैं, इन्हें पत्थरों से छलनी किया जा सकता है। इसका तरीका यह है कि तुम्हारे तीरंदाज और बर्छियाँ फेंकने वाले मुख्तलिफ पहाड़ों के ऊपर खड़े हो जाएं और हवाई जहाज़ जब दरख्त की बुलंदी तक नीचे आ जाएं तो उन पर तीर और बर्छियाँ बरसाई जाएं। लेकिन इसके जवाब में हवाई जहाज़ मशीन गन फायर करेगा और बम फेंकेगा जो फटकर लोगों को मार देंगे। ये बम जो हवाई जहाज़ फेंक गया है धुएं वाले हैं और तुम्हें सिर्फ डराने के लिए फेंके गए हैं। मैं तांबे को हवाई जहाज़ों के मुतल्लिक बता ही रहा था कि अचानक हवाई जहाज़ की आवाज़ फिर सुनाई दी। मैंने तांबे और उन लोगों से कहा कि वो दरख्तों के नीचे हो जाएं। एक हवाई जहाज़ हमारे करीब से पहाड़ी के ऊपर से नमूदार हुआ और उसने हमारे सरों पर चक्कर काटा। उसकी बुलंदी कम होती जा रही थी। वहां से वो गोते में चला गया। उसके पायलट को मालूम था कि नीचे पसमानदा कबाइल रहते हैं जिनके पास हवाई जहाज़ को गिराने के लिए कोई गन नहीं, इसलिए वो बेधड़क होकर बहुत ही नीची परवाज कर रहा था। ये हवाई जहाज़ दूर जाकर ऊपर उठा तो मुझे फिर नजर आया। वहां से घूमकर हमारी पहाड़ी की तरफ आया। अब उसकी बुलंदी खासी कम थी। मैं दौड़कर अपने झोंपड़े में गया, राइफल की मैगजीन में बड़ी तेजी से 5 राउंड डाले और बोल्ट चढ़ाकर बाहर निकल आया। हवाई जहाज़ हमारे सरों के ऊपर आ गया था। वहां से वो इस तरह नीचे को घूमा जैसे हवा में मौलिक हो गया हो। मैंने निशाना बांधा और उस पर एक गोली फायर कर दी। जहाज़ गोते में तो चला गया लेकिन फौरन घूमकर ऊपर आया। मुझे साफ नजर आ रहा था कि पीछे बैठा आदमी मशीन गन को नीचे की तरफ कर रहा था। मैंने एक गोली और फायर कर दी। इसके साथ ही ऊपर से मशीन गन फायर हुई। मैं दौड़कर करीबी दरख्त के तने के पीछे हो गया। इस तरह मैं मशीन गन की गोलियों से बच नहीं सकता था। मेरी बचत इसलिए हो गई कि मशीन गन की गोलियां मुझसे कुछ दूर लगीं। मेरी राइफल और मशीन गन के धमाकों से नूर जाग उठी और वो दौड़ती हुई बाहर आई। उसके चेहरे पर घबराहट थी और उसके जिस्म पर अब फूल की एक पत्ती भी नहीं थी। उसने सख्त डरे हुए लहजे में पूछा कि ये क्या हुआ है। मैंने चिल्लाकर उसे कहा कि नूर तुम फौरन अंदर चली जाओ, लेकिन वो इतनी निडर लड़की थी कि अंदर जाने के बजाय मेरे पास आन खड़ी हुई। उधर से हवाई जहाज़ फिर हम पर गोते में आ रहा था। मैंने नूर को अपने पीछे कर लिया। मुझे मालूम था कि हवाई जहाज़ की मशीन गन सामने की तरफ फायर नहीं की जा सकती। गन चलाने वाला दाएं बाएं और पीछे फायर कर सकता था। हवाई जहाज़ हमारे ऊपर गोते में आ रहा था। मुझे मालूम था कि करीब आकर ये घूमेगा और इसकी मशीन गन फायर होगी। मैंने उसके घूमने से पहले ही उस पर एक गोली फायर की। बड़ी तेज़ी से बोल्ट खींचकर दोबारा आगे किया और एक गोली और फायर कर दी। हवाई जहाज़ जब घूमा तो मुझे उसमें बैठे दोनों आदमियों के लाल गुलाबी चेहरे साफ नजर आए। दोनों अंग्रेज थे। मैंने एक गोली और फायर की। जहाज़ घूम गया। इसके साथ ही मेरा दिल बैठ गया क्योंकि मुझे मालूम था कि अब मशीन गन से बौछार फायर होगी जो मुझे और नूर को छलनी कर जाएगी, लेकिन मशीन गन फायर ना हुई। मेरा ख्याल है कि मेरी गोली मशीन गन चलाने वाले को लग गई थी। जहाज़ घूमा और जब जरा दूर गया तो उसमें से स्याह धुआं निकलने लगा। फिर यह जहाज़ ऊपर ना उठ सका, नीचे ही नीचे जाता रहा और मेरी नज़रों से ओझल हो गया। एक धमाका सुनाई दिया। थोड़ी देर के बाद दूर नीचे दरख्तों में से स्याह धुआं ऊपर को उठा। मेरी कोई गोली इंजन में या पेट्रोल की टैंकी में जो ऊपर के पर यानी विंग के दरमियान बिल्कुल सामने होती थी, शायद उधर लग गई होगी। मैंने उस धुएं को देखकर बड़ी बुलंद आवाज़ से नारा लगाया कि मैंने एक को गिरा लिया। फौरन बाद एक और हवाई जहाज़ आ गया जहां से धुआं निकल रहा था। वहां ऊपर उसने 2-3 चक्कर काटे और जिधर से वो आया था उधर ही चला गया। नूर मेरे साथ लिपट गई। उसने फख्र और हैरत से कहा, खानू तुमने हवाई जहाज़ को गिरा लिया है। बूढ़ा टांबे और वो तमाम जंगली जो वहां मौजूद थे दौड़ते हुए मेरे सामने आ खड़े हुए और दोजानू होकर उन्होंने माथे ज़मीन से लगा दिए। वो मुझे देवता समझ रहे थे। मैंने उनके ख्याल के मुताबिक आसमान से आई हुई मखलूक को गिरा लिया था, लेकिन मुझ पर एक तो हिजानी कैफियत तारी थी और इसके साथ ही एक खौफ मेरे दिल पर बैठ गया। ये ऐसी जहनी कैफियत थी कि मुझे महसूस तक न हुआ कि नूर उरिया हालत में मेरे साथ लिपटी हुई है और मेरी बलाएं ले रही है।
मुझे अपनी गलती का एहसास होने लगा था। अंग्रेज़ों का एक हवाई जहाज़ गिराकर मैंने अंग्रेज़ों की बादशाही को चैलेंज कर दिया था। अंग्रेज़ ऐसा गया गुजरा नहीं था कि वो डर कर कोई जवाबी कार्रवाई ना करता। मेरी गलती के नताइज मुझे नजर आने लगे। मैंने टांबे को सजदे से उठाया और उसे कहा कि अंदर चलो। नूर से कहा कि वो इस हालत में मेरे सामने ना आए, क्योंकि मैं उसे देवी नहीं समझता। उन लोगों की उरयानी उनका लिबास था। मेरे जहन में उरयानी का मतलब कुछ और था। नूर मेरी बात समझ गई। वो दौड़ती हुई अपने झोंपड़े में चली गई। मैं टांबे को अपने झोंपड़े में ले गया। थोड़ी देर के बाद नूर भी आ गई। अब उसने अपना सीना और सतर बड़ी अच्छी तरह ढांपा हुआ था। मैंने टांबे और नूर से कहा कि मैंने जो कमाल कर दिखाया है वो उन सब के लिए मुसीबत का बाइस बनेगा। मेरी बात बड़े गौर से सुनो मुकद्दस टांबे, मैंने कहा। अब तुम्हारी इस बादशाही पर फौज का हमला होगा। एक हवाई जहाज तबाह होने से अंग्रेज बादशाह डर कर घर नहीं बैठा रहेगा। अब तुम फौरन अपने लोगों में जाओ, मुझे भी अपने साथ ले चलो, और जिधर से रास्ता इस जंगल के अंदर आता है वहां जगह जगह बुलंदियों पर तीरंदाज और बर्छियां फेंकने वाले बिठा दो। उन्हें सख्ती से ये कहना कि जब फौज उनके नीचे से गुजरे, खा वो एक ही आदमी हो, उस पर तीर चला दें, लेकिन खुद सामने ना आए। मैंने उससे पूछा, जिस तरह तुम डरे हुए हो इस तरह अगर तुम्हारे लोग डर गए तो फिर तुम्हारा बच्चा बच्चा कत्ल हो जाएगा और इस जंगल पर अंग्रेज का कब्जा होगा। क्या तुम्हारे आदमी डर तो नहीं जाएंगे? तांबे के होंठों पर अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, पोनांग देवी के हुक्म पर मरने को ये लोग जीने से ज्यादा बेहतर समझते हैं। ये हमारा अकीदा है कि हम में से जो अपनी देवी और अपनी जमीन की इज्जत पर जान देता है उसकी रूह हर सुबह फूल बनकर इस जंगल में खिलती है। फौज 3-4 रोज के बाद आ सकेगी, मैंने उसे बताया। छावनी बहुत दूर है, लेकिन तुम तैयारी मुकम्मल कर लो। मेरा तुम्हारे साथ होना बहुत जरूरी है। तुम पहले जाकर अपने आदमियों को तैयार करो और उन्हें बताओ कि क्या होने वाला है और क्यों होने वाला है, फिर मुझे साथ ले जाना। उसी रात का वाकया है कि मैं गहरी नींद सोया हुआ था, मेरी आंख खुल गई। नूर मेरे पास बैठी थी। मैं उठ बैठा। नूर कुछ डरी डरी सी लगती थी। वो डरे हुए बच्चे की तरह मेरे साथ लग गई और कहने लगी कि अब क्या होगा। मैंने उसे बताया कि मैं अभी कुछ नहीं कह सकता कि क्या होगा, यही कह सकता हूं कि लड़ाई जरूर होगी। खानू, नूर ने जज्बाती लहजे में कहा, मुझे सिर्फ डर यह है कि तुम पकड़े जाओगे। लेकिन तुमने बताया था कि यहाँ तक कोई नहीं पहुंच सकता। मैंने कहा, अगर ये तमाम जंगली मारे गए तो हम यहाँ ऊपर ही छुपे रहेंगे, फिर यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे। ये तो कोई भी नहीं बता सकता कि लड़ाई का अंजाम क्या होगा। जो कुछ भी हुआ, मैं जीते जी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। इतना ना डरो। मैंने नूर के दिल से आने वाले वक्त का खतरा निकाल दिया, लेकिन उसने मेरे इतनी करीब बैठकर मेरे लिए जो खतरा पैदा कर दिया था, मैं उससे निकलने की कोशिश करने लगा। मैंने उसे कहा कि वो अपने झोंपड़े में चली जाए। नहीं, नूर ने कहा, बाकी रात तुम्हारे पास गुजारूंगी। मैंने उसे बार बार कहा, लेकिन वो जाने के बजाय वहीं लेट गई। मैं खामोश हो गया और इस खामोशी में से उठने वाले तूफान को दबाने की कोशिश करने लगा। नूर की हर बात और हर हरकत ऐसी थी जैसे वो एक चिंगारी को बारूद के करीब करती जा रही हो। उसने मेरा हाथ अपने माथे पर रख लिया। मैंने हाथ उठाने की कोशिश की, लेकिन मेरी उंगलियां उसके बालों में रेंगने लगीं। मेरी जात में जो कश्मकश थी वो खूनरेज लड़ाई की सूरत इख्तियार कर गई। नूर का जिस्म साकिन होता चला गया और मुझे उसके हल्के हल्के खराटे सुनाई देने लगे। मैंने अपना हाथ नूर के मुलायम बालों से इस तरह उठाया जैसे 2 मन की सिल उठाई हो, या जैसे मेरा हाथ शिकंजे में जकड़ा गया था और मैंने बड़ी ही मुश्किल से निकाला हो। मैंने शैतान की शह रग पर अंगूठा रख कर दबाया। मेरा दम घुटने लगा। मैं उठने लगा तो ऐसे लगा जैसे कोई मुझे उठने नहीं दे रहा। मैं पूरी ताकत सर्फ करके उठ खड़ा हुआ और बाहर निकल गया। रात के दोनों पहरेदार, जिनके हाथों में बर्छियां, कंधों के साथ कमाने और पीठ पर तरकशें थीं, दौड़े आए। वो मुझसे कुछ पूछ रहे थे जो मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा था। उनके हाथों के इशारों से मैं समझा कि वो पूछ रहे हैं कि मैं क्यों बाहर निकला हूँ, खैरियत तो है। मैंने इशारों से उन्हें बताया कि सब खैरियत है, लेकिन मैंने दिल ही दिल में उनका शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने मुझे एक ऐसी कश्मकश से निकाल लिया है जो मेरी रूह के लिए अजियतनाक थी। ये पहरेदार और कोई ज़बान नहीं जानते थे। मुझे जो 2 खादिम दिए गए थे वो बंगाली और उर्दू मिला जुला कर बोलते थे, जो मैं समझ लेता था। पहरेदार परे चले गए तो मैं छोटे से एक चबूतरे पर बैठ गया जिसके चारों तरफ फूलों वाले पौधे थे। बैक वक्त 2 ख्याल मेरे जहन में आ गए। एक ख्याल नूर का था, दूसरा उस हवाई जहाज का जिसे मैंने गिराया था। मेरे लिए दोनों ख्याल खौफनाक थे। मैंने हवाई जहाज पर गोली चलाकर गलती की थी। अंग्रेजों ने जवाबी कार्रवाई करनी ही थी। इसके 2 तरीके थे। एक ये कि फौज हमला करेगी और इन जंगलियों का कत्लेआम होगा। दूसरा तरीका ये कि बहुत से हवाई जहाज आएंगे और जंगल में बम गिराएंगे। इससे अंग्रेज अफसर की धमकी पूरी हो जाएगी कि वो जंगल को आग लगा देगा। नूर मेरे लिए दूसरा खतरा बन गई थी। कभी ख्याल आता कि ये मेरे जहन की परागंदगी है कि मैं नूर की वारिफ्तगी को गलत समझ रहा हूँ।
वो सिर्फ मोहब्बत और शफकत चाहती है। उसने मुझे कहा था कि तुमने मोहब्बत का जायका नहीं चखा, अगर तुम्हारे दिल में मोहब्बत पैदा हो जाए तो तुम इस रास्ते से हट आओ। नूर ने मोहब्बत की थी, यह मोहब्बत उसका ईमान बन गई थी, लेकिन मोहब्बत ऐसे आदमी से की जो मोहब्बत का जवाब फरेबकारी से दे रहा था। नूर ने अहमद अली के पीछे अपने माँ बाप का प्यार छोड़ा, मगर मोहब्बत धोखा साबित हुई। अब वो मुझसे मोहब्बत चाहती थी। मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे मैं अपने आप को तसल्लियाँ दे रहा हूँ। नूर कुछ और चाहती थी। मेरा जहन उस एक नुक्ते के गिर्द घूमने लगा। मैं चबूतरे पर लेट गया और जहन में हवाई जहाज गूंजने और गरजने लगा। मशीन गन्नों के मुसलसल धमाके सुनाई देने लगे। मेरे सीने में बम फटने लगे। फौज आएगी, हवाई जहाज आएंगे। मेरा दिल घबराने लगा। नूर का ख्याल आया तो घबराहट में इस्तराब शामिल हो गया। रात अभी बाकी थी। नूर मेरे झोंपड़े में सोई हुई थी। मैं चबूतरे से उठा और आहिस्ता आहिस्ता चलता अपने झोंपड़े के दरवाजे में जा खड़ा हुआ। मैं जब झोंपड़े के दरवाजे में पहुंचा तो वहीं रुक गया। ऐसे लगा जैसे मेरी अपनी जात से किसी कुव्वत ने उठकर मुझे अंदर जाने से रोक दिया हो। झोंपड़े के खुले हुए एक दरीचे से सफ़ेद और शफाफ चांदनी नूर के सोए हुए जिस्म पर पड़ रही थी। उसका उरियां जिस्म मुझे यूं नजर आया जैसे चांदनी की किरणों ने झोंपड़े से फर्श पर जाकर एक बड़ी ही हसीन और जमील लड़की के तसव्वुराती पैकर की शक्ल इख्तियार कर ली हो। नूर मुझे गोश्त पोस्त की औरत लगती ही नहीं थी। उसके बिखरे हुए बाल उसके सीने पर आ गए थे। सीना जची तुली ताल पर उभर और बैठ रहा था। मैं एक तनोमंद मर्द था, आवारा और इखलाक से गिरा हुआ मर्द। लेकिन मैं आज भी, जब मेरी अकल पुख्ता हो गई है, ये नहीं बता सकता कि वो कैसी कैफियत थी जो मुझ पर तारी हो गई थी। कभी मुझे यूं लगता कि ये एक जवान लड़की है और इसे मुझ जैसे मर्द की ज़रूरत है। मैं जानता था कि इस लड़की की जज्बाती दुनिया में कैसे कैसे बगोले उठ रहे हैं। इसका किरदार कितना ही पाक क्यों न था, वो बहरहाल दूर दराज जंगल के देहात की एक लड़की थी। वो पढ़ी लिखी भी नहीं थी। देहात की लड़कियां पेट और जिन्स की भूख को ही समझती हैं। उन्हें अपनी आराइश और ज़ेबाइश का भी इतना ख्याल नहीं होता जितना वो जिस्मानी तिश्नगी को महसूस करती हैं। ख्याल जब देहाती लड़कियों की तरफ गया तो मुझे साफ तौर पर नजर आया कि नूर के जिस्म पर पूरा लिबास है और उसकी शक्लो सूरत बिल्कुल बदल गई है। ये शायद मेरे ख्यालों की ताकत थी या क्या था कि मैंने नूर में ये जो तब्दीली देखी ये 100% हकीकी लगती थी। मैंने जब नूर के इस बदले हुए चेहरे पर नजर डाली तो मेरा रुआं रुआं कांप उठा। ये सूरत मेरी बीवी की थी। मैंने आपको शायद बताया नहीं कि मेरी बीवी अगर नूर से ज्यादा खूबसूरत नहीं थी तो इसकी जितनी खूबसूरत तो जरूर थी। मेरे जिस्म के अंदर भौंचाल आने लगा। झोंपड़े की भी शक्लो सूरत बदल गई। ये मेरे गांव का एक मकान बन गया। मुझे साफ महसूस होने लगा कि यह मेरी बीवी है जो किसी गैर मर्द के घर में सोई हुई है। मुझे अपनी बीवी कभी इस तरह याद नहीं आई थी। अपना बच्चा भी कभी याद नहीं आया था। ये शायद खुदा का करिश्मा था कि उसने एक नंगी लड़की की जगह मेरी बीवी को लिटा दिया कि मुझ में गैरत बेदार हो जाए। वो मेरी कच्ची उम्र थी। मैं समझता था कि जवानी और ताकत है तो सब कुछ है, लेकिन खुदा ने मुझे बता दिया कि उसकी ज़ात भी हर जगह मौजूद है। अब जब के ज़िंदगी के तजर्बे ने मुझे किताबें पढ़े बगैर आलिम बना दिया है, मैं आपको ख्यालात का एक करिश्मा बताता हूँ। आप जहन की गहराइयों में से कोई ख्याल या तस्वुर निकालें और दुनिया को भूलकर उसी तस्वुर में मगन हो जाएं तो ये आपको बिल्कुल हकीकी नजर आएगा। लेकिन मैं तस्वुर में बीवी को लाया ही नहीं था। फिर मेरी बीवी कहाँ से आ गई? शायद मेरे जहन की गहराइयों में मेरी बीवी छुपी बैठी थी, जो चोरी छुपे उभर कर सामने आ गई थी। खून के रिश्ते और अल्लाह के नाम पर जोड़े हुए रिश्ते टूट नहीं सकते। उनसे भागोगे तो कहीं ना कहीं ये तुम्हारे रास्ते में आकर तुम्हें रोक लेंगे। मेरा ध्यान अपनी बीवी और बच्चे में ऐसा उलझा कि मैं उलझता ही चला गया। मुझे एक आवाज़ सुनाई दी जो शायद मेरी अपनी ही होगी, लेकिन ऐसे लगा जैसे मेरे करीब खड़े किसी आदमी ने कहा, खानू तुम बेगैरत हो। इस आवाज़ के साथ ही मुझे अपना बच्चा याद आया और इसके साथ ही ये ख्याल आया कि रात के इस वक्त मेरी बीवी मेरे बच्चे को घर में अकेला छोड़कर जाने किसकी बैठक या चौबारे में पहुंची हुई है। मुझे राइफल का ख्याल आया। ये इसी झोंपड़े के कोने में पड़ी हुई थी। मेरे जहन में ये तस्वुर हकीकी शक्ल इख्तियार कर गया था कि ये मेरी बीवी है और मैंने इसे किसी के घर में पकड़ लिया है। मैं अपनी राइफल की तरफ बढ़ा के इसे यहीं गोली मार दूं। मैंने 2 कदम ही उठाए थे कि मुझे आवाज़ सुनाई दी, खानू क्या कर रहे हो? मेरे कदम रुक गए। मैंने देखा वहाँ अब मेरी बीवी नहीं थी। नूर उठ बैठी थी और उसके जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं था। वो उठ खड़ी हुई और आहिस्ता आहिस्ता चलती मेरे सामने आ रुकी। मेरा जिस्म कांपने लगा। क्या कर रहे हो? नूर ने अपना बाजू मेरे बाजू में उलझा कर पूछा। तुम सोए नहीं? नहीं, मैंने ऐसे लहजे में कहा कि इसमें शायद गैरतमंदी का गुस्सा भी था और मेरी आवाज़ कुछ कांप रही थी। आओ, नूर ने मेरा बाजू खींचते हुए कहा, मेरे पास बैठो। मैंने उसे बाहर की तरफ खींचते हुए कहा कि चलो बाहर बैठते हैं।
हम दोनों बाहर चबूतरे पर जा बैठे। नूर ने बाजू फैलाकर अंगड़ाई ली जैसे मुझे अपने बाजुओं में समेट लेगी। उसने सर मेरे कंधे पर फेंक दिया, लेकिन मैंने उसका सर परे कर दिया। मैं सिरक कर जरा अलग हो गया। नूर तड़प कर परे हटी। चांदनी में मुझे साफ नजर आया कि अब उसके चेहरे पर मलका का जलाल और रोब है। खानू, नूर ने ऐसी आवाज में कहा जिसमें गुस्से की हल्की सी झलक भी थी, तुम मुझसे क्यों भाग रहे हो? मैं जानती हूँ तुम्हारा इखलाक और किरदार क्या है। क्या तुम मुझसे नफरत करते हो? क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती, या क्या तुम मुझे अपने दोस्त अहमद अली की अमानत समझते हो? तुम मुझे एक औरत क्यों नहीं समझते? मैं सटपटा उठा। मुझ में इतनी अकल नहीं थी कि मैं उसे बता सकता कि अब मेरा किरदार क्या है और मैं क्या महसूस करता हूँ, और मैं उसे एक औरत क्यों नहीं समझता। मैंने हारी हुई और दुखी हुई सी आवाज में उसे कहा कि नूर, मैं बता नहीं सकता कि मैं क्या महसूस कर रहा हूँ। मैं इतना जानता हूँ कि मैं तुम्हें एक इंतहाई खूबसूरत औरत समझे हुए भी औरत नहीं समझता। तुम ही कुछ बताओ। उसने बड़ी लंबी आह भरी और बोली, मैं कुछ नहीं जानती। कभी लगता है कि मेरे जिस्म को तुम्हारे जिस्म की जरूरत है, और कभी लगता है कि मेरी रूह प्यासी है और इसकी प्यास तुम बुझा सकते हो। मैं तन्हा हूँ खानू। कभी ऐसे महसूस होता है जैसे इन लोगों ने मुझ पर अपना जो काला जादू चला लिया था, उस जादू ने मेरे जज्बात को एक बोतल में बंद कर दिया है। जिस तरह सुना करते थे कि किसी ने एक जिन को बोतल में बंद कर दिया था, ये जिन आज़ाद होने को तड़प रहा है। खानू, मुझे अपने वजूद में दाखिल कर लो या मेरी ज़ात में समा जाओ। मुझे अपने गिरदा गिर्द कदमों की सरसराहट सी सुनाई दी। मैंने बेधक कर इधर उधर देखा। नूर ने कहा, ये मेरे मुहाफिज हैं। जब मैं बाहर होती हूँ तो ये मेरी हिफाजत के लिए इर्द गिर्द खड़े हो जाते हैं। ये सुनकर मुझे इत्मीनान हुआ कि अब नूर का जिस्म, जो जज्बात की गर्मी से तप रहा था, मेरे करीब नहीं आ सकेगा। मुझे 2 मुहाफिज 20-25 गज दूर दरख्तों के साथ लगे खड़े नजर आ रहे थे। मैंने उस हवाई जहाज की बात शुरू कर दी जिसे मैंने गिराया था। मैंने नूर से कहा कि अब किसी भी वक्त फौज का हमला होगा। सुबह होते ही नीचे चले जाना चाहिए ताकि मैं हर तरफ घात लगाने का बंदोबस्त कर सकूं। नूर, मैंने उसे ऊँगते हुए देख कर कहा, रात गुजर गई है, तुम अपने झोंपड़े में चली जाओ। उसने अंगड़ाई ली और उठी। मैं तेजी से उठा और अपने झोंपड़े में चला गया। मैं फर्श पर गिरने के अंदाज से लेट गया। कुछ देर ख्यालों और तस्वुरों ने मुझे परेशान किया, फिर मेरी आंख लग गई।